नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन के आज के डिस्कशन में मैं बहुत ही हटके टॉपिक आपके लिए लाया हूं। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है तो उसके बाद भी जिंदगी किस तरह से खुशहाल की जाए, किस तरह से कुछ जुगाड़ करके हम हमारा इनकम बढ़ा ले ताकि हमको पैसे की तंगी रिटायरमेंट के बाद परेशान ना करे। अब दोस्तों होता यह है कि बहुत सारे लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, रिटायरमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग कर नहीं सकते। और इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो सकता है कि आपको बच्चों की शादी करनी हो, आपको बच्चों को एजुकेशन पे बहुत सारा खर्चा हो रहा हो सकता हो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो तो आपको फैमिली को सपोर्ट करने में आपका बहुत सारा पैसा जिंदगी में चला गया। अब दोस्तों जब आदमी इन सारी दिक्कतों से निकलता है, अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है, तब कभी कभी खुद के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है वो पीछे रह जाती है। और जब वो रिटायर होता है तो एक ऐसे सिचुएशन की तरफ फेस कर रहा होता है जहां पर उसको पता है कि मेरे पास बहुत सारा रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है, और उसको ये चिंता लग जाती है कि भाई आने वाले समय में ये जो छोटा सा पैसा मैंने जमाया हुआ है इससे मेरा गुजारा कैसे होगा। तो दोस्तों ये सवाल बहुत लोगों के दिल में हो सकता है, ये सवाल आपके दिल में हो सकता है, ये सवाल आपके दोस्तों के दिल में हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो आपको शायद लगे कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स में बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत रिवॉल्यूशनरी बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको इम्प्रैक्टिकल भी लगे, लेकिन अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे तो आपको इन विचारों की प्रैक्टिकलिटी भी दिखेगी। दोस्तों मेरी कोशिश इस चैनल पर ये नहीं रहती कि आपको अच्छे लगने वाले वीडियो बनाऊं, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके लिए काम की वीडियो बनाऊं। वो भले कड़वे जरूर हो लेकिन आपके काम के हो, आपकी सोच को बदल सके और आपको हेल्प कर सके। आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना दोस्तों वैल्यू एडिशन का एकमात्र एम है, आपको खुश करना हमारा एम नहीं है। इसलिए कभी कभी आपको मेरे वीडियोस इम्प्रैक्टिकल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तरह से सोचेंगे तो आपको इसमें वैल्यू दिखेगी जरूर। तो चलिए दोस्तों और समय खराब ना करते हुए जल्दी से आज के उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास रिटायरमेंट का पैसा कम हो तब किस तरह से अपना गुजारा किया जाए, क्या सोचा जाए कि इस प्रॉब्लम से बाहर आया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश रहेगी कि आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए हर वो कंटेंट बनाता है जो उनकी जिंदगी में उनको हेल्प कर सकता है, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी दे सके, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देने में हेल्प कर सके, उनको हायर पेंशन या ईपीएफओ के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे डील करने में मदद कर सके। ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पर दोस्तों हम वैल्यू एडिशन में सीनियर सिटीजन्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज तक अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो आपके जिंदगी में डेफिनेटली वैल्यू ऐड हुई होगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए व्यूअर हैं जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूं कि अगर आप वैल्यू एडिशन के एपिसोड देखेंगे, जो हमारे पास्ट एपिसोड्स आप देखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होंगे। ऐसे ऐसे विचार दोस्तों आपको दिखेंगे जो शायद आपने सोचा नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद आपको हेल्प करेंगे या रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको हेल्प करेंगे, और डेफिनेटली आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अब जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास कॉर्पस कितना बचता है। आपने जिंदगी भर जो भी सेविंग की है उससे आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है, आपके पीएफ से कितना पैसा आ रहा है, आपके म्यूचुअल फंड से कितना पैसा आ रहा है, आपके एफडी से कितना पैसा आ रहा है, इसका दोस्तों आपको एक टोटल लमसम अमाउंट आपको एक डिसाइड करना होगा। और इस पैसे का आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों मैंने बहुत अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कैसे फिक्स्ड इनकम जनरेट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बढ़ती हुई इनकम मतलब कि इन्फ्लेशन को बीट करती हुई, महंगाई को बीट करती हुई जो इनकम है, अगर वो जनरेट करनी है तो वो किस तरह से की जाए, तो दोस्तों उसका लिंक आपको यहां पर ऊपर दिख रहा होगा। उसमें बहुत डिटेल तरीके से बिल्कुल एग्जांपल्स दे के कैलकुलेशन कर करके दोस्तों मैंने बताया कि किस तरह से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। अब दोस्तों जिनके पास अच्छा खासा कॉर्पस है, 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस है, वो दोस्तों उस वीडियो को जरूर देखें और उससे आपको डेफिनेटली बीट होगी। रिटायरमेंट के बाद का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि बढ़ती हुई इनकम कैसे जनरेट की जाए, इन्फ्लेशन को कैसे बीट किया जाए, हर साल मेरा पैसा बढ़ते रहे, ये मैं कैसे करूं, मतलब जो मेरे मंथली इनकम मुझे आती है वो कैसे बढ़ते रहे, उसको कैसे प्लान करूं। उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर हेल्प कर सकता है। वीडियो के एंड में भी मैंने इसका लिंक दिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाला हुआ।
अब दोस्तों जब हम एक सवाल उठा रहे हैं कि मेरा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो सफिशिएंट है या नहीं, तो सबसे पहले ये हमको डिसाइड करना होगा कि ये सफिशिएंसी मतलब क्या होती है। अब हो सकता है कि आपके पास 30 लाख रुपए का फंड हो या 50 लाख रुपए का फंड हो या 1 करोड़ का फंड हो। अब ये आपकी जरूरतों के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए दोस्तों एक मापदंड हमको डिसाइड करना होगा। अब कोई भी फंड कम या ज्यादा नहीं होता, आपकी जरूरत कम या ज्यादा हो सकती है, और जितनी आपकी जरूरत होगी उसके हिसाब से आपका फंड अगर इनकम जनरेट कर रहा है तो वो सफिशिएंट माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो वो फंड इनसफिशिएंट माना जाएगा। और इसका एक अगर कॉमन मापदंड हम लेने की कोशिश करें तो जनरली जो आपकी लास्ट इनकम होती है उसका कम से कम हाफ तो दोस्तों आपका इनकम मंथली आना चाहिए, तभी आप एक सफिशिएंट लाइफ स्टैंडर्ड जिसकी आपको आदत हो चुकी है आप मेंटेन कर सकते हो। अब हो सकता है कि कहीं पर आप एक क्लर्क हो और आपकी सैलरी हो 40,000 रुपए महीना या 25,000 रुपए महीना, तो हो सकता है कि आपका लाइफ स्टैंडर्ड बहुत हाई ना हो, आप बहुत एक मीडियोकर लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं और उसमें बहुत संतुष्ट है, बहुत मजा आपको आया जिंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने अपनी अपेक्षाएं वैसी ही सेट की हुई थी। तो अगर 40,000 रुपए कमाने वाले को 20,000 रुपए महीना भी रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है तो वो बहुत इजीली अपना मेंटल सेटअप कर सकता है, बहुत इजीली अपना घर चला सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर कोई अधिकारी है जो 2 लाख या 3 लाख रुपए महीना कमा रहा था, लेकिन अगर उसके हाथ में अगर सिर्फ महीने के 30,000 रुपए है तो अब वो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो दोस्तों जो स्केल हम यहां पर बना रहे हैं कि भाई फंड की सफिशिएंसी क्या होती है, तो मेरे हिसाब से ये होता है कि जो भी आपका लास्ट इनकम था उसका कम से कम 40 से 50% दोस्तों मंथली अगर आपको आ रहा है तो आपका फंड सफिशिएंट माना जाएगा। मतलब कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे थे और 40 से 50,000 रुपए का मंथली इनकम आप आपके रिटायरमेंट कॉर्पस से जनरेट कर पा रहे हैं तो उसको हम सफिशिएंट मान सकते हैं। लेकिन इससे कम अगर हो रहा है तो हमको थोड़ा सा विचार करना होगा, हमको थोड़ा सा जुगाड़ करना होगा और देखना होगा कि किस तरह से मैं उस पैसे को और बढ़ा सकूं, किस तरह से मैं एडिशनल इनकम जनरेट कर सकूं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो सफिशिएंसी का जो मापदंड है वो हमने यहां पर सेट कर दिया है, 40 to 50% ऑफ योर लास्ट ड्रॉन सैलरी। और बहुत सारे लोग मेरे इस मापदंड से शायद सहमत होंगे, नहीं भी होंगे, अगर नहीं है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखूंगा कि किस तरह से इस कंसेप्ट को और बदला जा सकता है और रिफाइन किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। अब दोस्तों जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको मंथली इनकम कितनी चाहिए, और ये हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि जब तक हमको एंड गोल नहीं पता होगा, जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमको इनकम कितना जनरेट करना है, तब तक हम आगे का प्लान नहीं कर सकते। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 40 to 50% मुझे चाहिए। अब देखिए क्या आपका करंट फंड जो है वो आपको उस तरह के रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब मार्केट में इस फंड को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम है, आप म्यूचुअल फंड से SWP भी कर सकते हैं, मतलब कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी डाल के वहां से भी पैसा आप जनरेट कर सकते हैं, आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल के भी पैसा जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो डालने की प्रक्रिया है और वहां से पैसा जनरेट करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए दोस्तों मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, मैं यहां पर उसको डिस्कस नहीं करूंगा। उस वीडियो का दोस्तों 2 वीडियोस मैंने बनाए। एक है जब आप रेगुलर इनकम चाहते हैं कि भाई एक ही तरह की 30,000 रुपए महीने की इनकम मुझे रेगुलरली आ जाए, तो उसके लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, उसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा। अगर आप इंक्रीमेंटल इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर महीने आपकी इनकम बढ़ती जाए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे हर महीने आपकी इनकम बढ़ती जाए, तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसका प्लान बहुत अलग होता है। तो उसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, और इस वीडियो के एंड में इन दोनों वीडियोस के दोस्तों लिंक मैं आपको दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। बहुत काम के वीडियो है। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है, पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा है, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा है, अगर आज भी आप सोच रहे हैं कि मैं FD में पैसा डालूंगा या सिर्फ सरकारी स्कीम में पैसा डालूंगा, तो थोड़ा सा आपको अलाइनमेंट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना बदल गया है, जमाने की जरूरतें बदल गई, आपकी जरूरतें बदल गई है। तो वो जो अलाइनमेंट आपको करना है वो कैसे किया जा सकता है, उसके एग्जाम्पल देकर दोस्तों इन दोनों वीडियोस में मैंने कैलकुलेशन करके आपको बताया, जरूर देखिएगा, आपको फायदा होगा। लेकिन आज का हमारा वीडियो है कि भाई अगर हमारे पास सफिशिएंट कॉर्पस नहीं है तो हमने क्या करना चाहिए, आज हम सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए आपने आपके सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपने चेक कर लिए और आपको पता चल गया कि भाई
अब वो पैसा तो जनरेट नहीं होगा जितना मुझे चाहिए। समझ लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए है और मुझे लगता है कि मैं 50 लाख रुपए से मैं 50,000 रुपए महीना जनरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी लास्ट ड्रॉ सैलरी तकरीबन 1,20,000 1,30,000 थी और मुझे 50,000 रुपए तो कम से कम चाहिए होंगे अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए, लेकिन इन 50 लाख रुपए से मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा। और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच है दोस्तों, क्योंकि 50,000 रुपए महीना जो है उसका मतलब होता है 6 लाख रुपए सालाना। अगर आप 50 लाख में से 6 लाख रुपए सालाना निकालना शुरू कर देंगे तो आपका फंड 10 साल के ऊपर चल ही नहीं पाएगा। तो अब यहां पर क्या किया जाए? अब दोस्तों यहां से जो मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं, थोड़े से बहुत सारे लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगेंगे, लेकिन सुन लीजिए, सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूं। अब क्या होता है कि जिंदगी भर जब आदमी प्लान करता है, तब प्लान करते हुए खर्चे तो होते ही हैं, घूमना फिरना होता है, बच्चों की शादियां होती है, एजुकेशन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्तों घर भी बना लेते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों कुछ कुछ एसेट्स बना लेते हैं, कहीं प्लॉट खरीद लेते हैं, कहीं कुछ सोना खरीद लेते हैं, कहीं पर कुछ हीरे जवाहरात खरीद लेते हैं और अपने पास एसेट्स बनाते हैं। तो पहले दोस्तों एसेट्स को मोनेटाइज करके किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, बस आइडिया इम्प्रैक्टिकल लग रहा है करके छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत काम की चीजें हम हर फैक्टर्स को आज यहाँ पर इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत से सोच समझ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो ट्रस्ट कीजिए कुछ कुछ चीजें आपके काम की होंगी। अब दोस्तों क्या होता है कि हम जब नौकरी कर रहे थे, हमने कुछ प्लॉट्स लिए थे, हमने कुछ जमीनें ली थी, हमने सोना लिया था, हमने कीमत पर लिया था, हमने जो प्लॉट लिया था शहर के बाहर लिया था, हमने जो घर बनाया था थोड़ा सबब में बनाया था। लेकिन जब जिंदगी के 30 साल निकल जाते हैं, आप रिटायर हो जाते हैं, तो सारी चीजें शहरों के बीचों बीच आ जाती है। ऑलमोस्ट अगर आपने शहर से 10 किलोमीटर दूर ले ली होंगी, अब शहर ही वहां तक बढ़ गया होगा और उन सारी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। अब होता क्या है, मैक्सिमम लोग इस मेंटेलिटी में रहते हैं कि भाई मैंने जो भी दौलत कमाई है मैं अपने बच्चों को देकर जाऊंगा। अब उसके लिए चाहे मुझे कितनी ही किल्लत क्यों ना भुगतनी पड़े, मुझे कितनी ही परेशानी क्यों ना भुगतनी पड़े, मैं भुगतूंगा, लेकिन ये सारा पैसा मैं अपने बच्चों को देकर जाऊंगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिंदगी में आपने आपके सारे कर्तव्य पूरे कर लिए, आपने बच्चे पैदा कर लिए, आपने बच्चों को पढ़ा लिया, उनकी शादियां कर ली, उनको सेटल कर दिया, आपकी जिम्मेदारी प्रैक्टिकली यहां पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपकी तमन्ना है कि आप अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन इसके लिए अपने आप को और अपने स्पाउस को तकलीफ मत दीजिए, अपनी पत्नी को तकलीफ मत दीजिए। अगर आप खुद को सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे रिटायरमेंट के बाद में, तो आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। तो मेरी सबसे पहली एडवाइस आपको यह रहेगी कि आपने जो भी मालमत्ता, जो भी एसेट्स अपनी जिंदगी में बनाए, जो भी प्रॉपर्टी या जो भी सोना आपने जमा करके रखा होगा, इस पे पूरा और पूरा आपका अधिकार है। इस बात को अपने दिमाग में फिट करके बिठा लीजिए। बच्चों का अधिकार इसके ऊपर तभी होगा जब आप इन सारे चीजों से संपूर्ण भोग ले लेंगे, आप इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेंगे खुद के फायदे के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए, खुद की सुविधाओं के लिए, खुद की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। और उसके बाद जब आप मर जाएंगे, आपके बाद जब आपकी स्पाउस भी मर जाएंगी, उसके बाद दोस्तों बच्चों का हक उसके ऊपर बनता है। तब तक आपको खुशहाल जिंदगी जीने का हक पूरा है। ये आपको बात दिमाग में फिट करनी होगी। अब ये बात मैं आपको क्यों फिट कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद से प्यार करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप खुद की जरूरतों को समझना नहीं सीखेंगे, तब तक दोस्तों आप अगली बात मेरी समझ नहीं पाएंगे। अब हम उस सिचुएशन में हैं जब हमारे पास छोटा सा कॉर्पस है, जब मंथली इनकम उतनी जनरेट नहीं हो पा रही, लेकिन मेरा एक घर है, मेरे कुछ प्लॉट्स है, मेरे पास एक्चुअली एसेट है, और वो एसेट को मैं बेच नहीं रहा हूं या उसको मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन खुद तंगी यहां पर फेस कर रहा हूं ये सोच के कि भाई मैं कुछ तो मेरे बच्चों के लिए छोड़ूंगा। तो यहां पर आपको ये सोचना है कि भाई मुझे खुद की इनकम बढ़ाते रहनी पड़ेगी। आज अगर मैं 1,20,000 की सैलरी से रिटायर हुआ हूं, आज अगर मुझे 50,000 नहीं मिलेंगे तो आज मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, आज मेरी सारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। और आने वाले समय में अगर ये पैसा बढ़ते नहीं रहेगा, मतलब 2 साल बाद अगर ये पैसा 55,000 नहीं होगा, 4 साल बाद ये पैसा 60,000 नहीं होगा, 65,000 नहीं होगा, तो शायद दिक्कत हो सकती है। ये आपको समझना होगा। तो बहुत सारे लोगों ने जो जमीनें खरीदी थी, जो घर बनाए थे, ओके, जो सोना लिया था, अब उसकी कीमतें बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि वो जमीनें शायद शहर के बीचों बीच आ गई होगी, सोने की कीमत आसमान को छू रही है। तो अब आप यहां पर क्या कर सकते हैं?
अब आप यहां पर ये जिद रख सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मैं मेरे ही घर में रहूंगा, लेकिन मैंने इसी महंगे घर में रहना चाहिए। ये किस प्रकार की जिद है? अगर आपका घर समझ लीजिए शहरों के बीचों बीच है, तो आप घर में रहना चाहते हैं, पर आप इसी घर में क्यों रहना चाहते हैं, ये सवाल आपको पूछना होगा। जबकि इस घर में रह के आपके बाकी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही है। आप इस घर में रह तो लेंगे, आप शहर के बीचों बीच रह तो लेंगे, लेकिन शहर के बीचों बीच रह के भी आपके घर के खर्च नहीं निकल रहे। तो इस घर में रहना कितना वाजिब आपके लिए, ये सवाल आपको पूछना होगा। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज ये घर करोड़ों का हो सकता है। अगर आप इस घर को आज बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे, तकरीबन 1-1.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तकरीबन 50-60 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है? अगर आपको खुद के घर में ही रहने की तमन्ना है या खुद के प्लॉट पर ही रहने की तमन्ना है तो बिल्कुल रहिए, लेकिन ये जिद मत रखिए कि जो महंगा प्लॉट है या महंगा घर शहर के बीचों बीच है मैं वहां रहूंगा। थोड़ा सा आप शहर के बाहर शिफ्ट हुए, बाहर मतलब शहर के रिम पर शिफ्ट हुए। अगर आप हैदराबाद समान शहर पर रहते हैं तो मेचल कुंपली टाइप का जो एरिया वो थोड़ा शहर के आउटस्कर्ट्स पे आता है, जहां पर सारी फैसिलिटी ओपन है, जहां पर हर तरह का मेडिकल फैसिलिटी ओपन है, हर तरह के मनोरंजन की फैसिलिटी ओपन है, हर तरह के रेस्टोरेंट की फैसिलिटी ओपन है। ऐसी कोई दुविधा आपकी जिंदगी में नहीं आएगी अगर आप वहां शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे हर शहर के आउटस्कर्ट्स पे दोस्तों सस्ती जमीनें, सस्ते घर और सारी सुविधाएं अवेलेबल होती है। समझ लीजिए आपने आपके शहर के बीचों बीच का घर बेच दिया और आपको 1.5 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में आ चुके हैं। अब दोस्तों उसी पैसे को लेकर जब आप शहर के आउटस्कर्ट्स में जाएंगे तो आप 60 से 70 लाख में एक अच्छा घर वहां पर खरीद सकते हैं। अगर आप घर नहीं खरीदना चाहते तो आप बढ़िया 20 से 30 हजार का बढ़िया वाला घर रेंट भी कर सकते हैं। मतलब जिस तरह के घर में आपको रहने की तमन्ना थी उस तरह का घर दोस्तों आप रेंट भी कर सकते हैं और आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा। अब समझ लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, आपका घर बेच दिया, आपने 1 करोड़ रुपए कमा लिया, उसको आपने बैंक में रख दिया। ओके, बैंक में रख के समझ लीजिए आपको 6% भी इंटरेस्ट मिला तो भी आपको साल का 6 लाख रुपए मिल रहा है। मतलब कि महीने का आपको 50,000 रुपए दोस्तों वहां पर मिल रहा है। और 50,000 रुपए जो आपको मिल रहा है दोस्तों, उसमें आपका घर का किराया भी हो जाएगा और आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट भी हो जाएगी, जिससे आप अपना जिंदगी आराम से चला सकते हैं। अगर आप घर खरीद लेते हैं, अब आपको किराया नहीं देना, अगर समझ लीजिए आप 60-70 लाख का एक फ्लैट खरीद लेते हैं और आप 30-40 लाख रुपए बैंक में रख देते हैं, तो वो जो 30-40 लाख रुपए बैंक में रखेंगे दोस्तों, तो उसके ऊपर भी 6% के इंटरेस्ट रेट से भी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपको 6% का इंटरेस्ट रेट आने वाला है, तो उस पर भी दोस्तों आपको एक हैंडसम इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। और वो इनकम कितनी होगी दोस्तों? तकरीबन 1,80,000 रुपए की होगी। मतलब कि 15,000 रुपए महीना का इजाफा आपके अकाउंट में हो सकता है। और अब आपको घर का किराया नहीं देना है क्योंकि घर आपका हो चुका है। फिर भी मैं सीनियर सिटीजन्स को ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप घर मेंटेन करने के चक्कर में नहीं पड़ रहे तो आपको किराए के घर में रहना चाहिए और अच्छी बढ़िया गेटेड कम्युनिटीज में रहना चाहिए जो आउटस्कर्ट्स पे आपको बहुत सारी मिलेगी। उसका फायदा पता है क्या होता है? आप जब उस घर में रहते हो तो आपको मेंटेनेंस की इश्यू नहीं है। आपका पानी का पंप खराब हो गया, आपका हेडेक नहीं, आप फोन कीजिए मेंटेनेंस वाला आके करके आ जाएगा। आपको सिक्योरिटी की चिंता नहीं है क्योंकि गेटेड कम्युनिटी सिक्योरिटी रहेगी। वहां पर आपको बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स आपके आसपास के दिखेंगे भी। तो जब भी आप कोई ऐसा घर ले तो एक अच्छी कम्युनिटी मिले, आप किराए पे ले चाहे खरीदे, आप वहां रहे ताकि आपको सिक्योरिटी इंश्योर हो जाए। वहां पर आपको ये इंश्योर हो जाए कि भाई आपका मेंटेनेंस का इश्यू आपके ऊपर ना है, आप इंडिपेंडेंट घर लेने के चक्कर में ना पड़े। ऐसा मेरा यहाँ पर सजेशन रहेगा। बहुत सारे लोग असहमत होंगे लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि बुढ़ापे के बाद में 60 साल के बाद में, बुढ़ा हो जाने के बाद में ये बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है कि मेरा पंप खराब हो गया, मेरा लाइट खराब हो गया, उसको कौन रिपेयर करते जाएगा। आप 70 तक तो कर लेंगे, 70 के बाद कौन करेगा? अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे तो फिर तो आपके लिए और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि एक फ्लैट जो होता है वो रिटायरमेंट के बाद में एक गेटेड कम्युनिटी में आपको अच्छी सुविधाएं दे सकता है। उस सुविधाओं को दोस्तों आपने इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी इज्जत भी करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा सजेशन पहले ये रहेगा कि अगर आप शहर के बीचों बीच कहीं पर रह रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टीज अगर बहुत महंगी है तो आप उस प्रॉपर्टी को चिपक के मत बैठिए। उस प्रॉपर्टी को मोनेटाइज कीजिए, उस पर जो कैपिटल गेन्स टैक्स भरता है भर दीजिए। उसके बाद जो पैसा आपका होगा
उसको इन्वेस्ट कीजिए, उससे एक अच्छा घर किराए पे लीजिए या तो सस्ते में घर खरीद लीजिए और कुछ कैश अपने हाथ में रखिए ताकि आपका मंथली इनकम जनरेट हो सके। उसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास सोना बहुत सारा है, तो सोना अगर आपके पास बहुत सारा है तो थोड़ा सा आपको उसको मोनेटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपने जितना भी एसेट बनाया, जिंदगी भर जो भी इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया? ये सोच कर ही किया कि जब मैं रिटायरमेंट ले लूंगा तो भाई मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। और जब आपने रिटायरमेंट ले लिया तो अब आप ये सोच रहे हैं कि यार मैंने इतनी मुश्किल से चीजें बनाई, अब मैं बेच दूंगा तो क्या होगा, कुछ और दिन रह जाता तो इसकी कीमतें बढ़ जाएगी, मैं मेरे बच्चों को क्या दूंगा। तो मैं आपको बता दूं, आप अपने बच्चे को अभी भी अच्छा खासा पैसा ही दोगे, क्योंकि आप जो पैसा घर बेच के या लैंड बेच के ले रहे हो उसको आप खर्च नहीं कर रहे हो, उसको आप किसी एफडीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी लिक्विड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, जहां से आप मंथली इनकम सिर्फ इंटरेस्ट के फॉर्म में जनरेट कर रहे हो। जो कॉर्पस बचेगा किसको देंगे? तो बच्चों को ही जाएगा एंड में, तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। या अगर आप कोई 60-70 लाख का घर आज खरीद लेंगे और उसमें आप 10-15 साल जिंदा रह जाएंगे, तो 10-15 साल बाद यही 60-70 लाख का जो घर है वही 1.5-2 करोड़ का बन जाएगा, जितना आप पैसा अपने बच्चों को देना चाहते थे। और ये तब होगा जब आपने आपकी जरूरतें पूरी कर ली उसके इंटरेस्ट के पैसे से। तो दोस्तों, ये भी आपको सोचने की जरूरत है। तो अगर आपके पास एसेट्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है, तो भाई इस जिद में मत रहिए कि भाई मैं तो इसी घर में रहूंगा जिस घर को मैंने बनाया था, बहुत शिद्दत से बनाया था, शहरों के बीचों बीच है, क्योंकि उसकी आपको कोई खास यूटिलिटी नहीं है। आप खास बाहर घूमने शहर में जाओगे नहीं। अभी रिटायरमेंट के बाद में आप 2-3 साल तो चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ 65 के बाद में आप घर में रहना पसंद करोगे, हार्डली हफ्ते का एक आध बार आप जाना चाहोगे। और अगर आप शहर के बाहर भी जाते हो तो ओला उबर कीजिए, बढ़िया आइए, या खुद के लिए बढ़िया से एक 5-6 लाख की कार खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चला कर आइए, क्योंकि अब आपके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा। आप अपनी जिंदगी पूरी एंजॉय कीजिए। इंसानी जिंदगी, हिंदू माइथोलॉजी कहती है कि बहुत सारे जन्मों के बाद मिलती है, तो इसको तंगी में बर्बाद मत कीजिए। अपने एसेट्स को मोनेटाइज कीजिए, उसको सही तरह से इन्वेस्ट कीजिए, उससे दूसरे एसेट्स बनाइए और उससे दोस्तों अपनी खाना पूर्ति कीजिए, तो आप इस जिंदगी का पूरा आनंद ले सकेंगे। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप उसी घर में रहना चाहते जो आपने शहरों के बीचों बीच बनाया, तो तैयार हो जाएंगे दूसरी इनकम जनरेट करने के लिए एज अ वे ऑफ सैलरी। अब जब मैं सैलरी बोल रहा हूं, मतलब कि अब आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप अपने एसेट्स बेचना नहीं चाहते, आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेना नहीं चाहते, आप इमोशनल है, तो दोस्तों आपको फिर नौकरी करनी होगी। और मैं आपको बता दूं, अब जो लाइफस्टाइल लोगों की चल रही है, ओके, वो हिसाब से मेडिकल साइंस आपको जल्दी मरने भी नहीं देगा, वो आपको 80-85 साल तक जिंदा रखेगा ही रखेगा। इसलिए 60 साल में जो रिटायरमेंट लेने का कंसेप्ट है दोस्तों, ये आजकल बहुत वैलिड कंसेप्ट नहीं बचा हुआ है, क्योंकि पहले लोग 70 में मर जाते थे तो 60 साल में रिटायरमेंट बहुत सही बनता था। पर आज आप देखिए मैक्सिमम लोग आपके आजू बाजू जो है, अगर उनको स्पेशली हार्ट वार्ट की बीमारी नहीं है, तो मैं आपको बता दूं वो 75-80 के पहले नहीं मरेंगे, मेडिकल साइंस उनको मरने नहीं देगा, बहुत लोग जिंदा रह रहे हैं। और अगर आपको पूरा भरोसा है कि भाई मैं मरी जाऊंगा, तो फिर आपका चॉइस है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मेडिकल साइंस आपको जल्दी मरने नहीं देगा। तो जब हमारी जिंदगी 80 साल तक रहने वाली है, तो 60 पे रिटायरमेंट लेना क्यों है? एटलीस्ट 65-67 तक तो हम काम कर सकते हैं। हो सकता है हमको उतना इनकम ना मिले जितना हमको पहले जॉब में मिल रहा था, हो सकता है हमको उसका आधा मिले या हो सकता है उसका 1/4 मिले, लेकिन अपने हाथ पैर चला रहने चाहिए, अपने ब्रेन को बिजी रखना चाहिए। जितना आप अपने ब्रेन को बिजी रखेंगे उतनी आपकी लाइफ स्पैन बढ़ते जाएगी, ये भी एक उसका फायदा है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा इनकम भी जनरेट कर लेंगे। हो सकता है कि आप पहले 1,20,000 रुपए कमा रहे हो, आप जब रिटायर हो जाए तो आपको 30-40 हजार की जॉब मिलेगी, तो ले लीजिए, आप उसमें बिजी भी रहेंगे, आपको इनकम भी आते रहेगा, प्लस आपका जो छोटा सा कॉर्पस था उससे जो 10-12 हजार रुपए आपको मिल रहे हैं, उससे आपकी जिंदगी खुशहाली से चल सकती है। या आप अभी तक जो आपने गलती की थी, आपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं बनाया था, वो आप इस नई सैलरी से आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैंड वैंड है तो थोड़ा सा दुकान चला लीजिए, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो कोई शॉप डाल लीजिए, कोई बुराई नहीं है। सी, जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें करना चाहते थे, हमने नहीं की। जिंदगी में बहुत सारी चीजों को हमने डाउन करके देखा कि यार ये तो मेरी इज्जत के खिलाफ है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खुद को बहुत ऊंचा लेखने का या खुद को बहुत 30 मार का समझने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ग्राउंड पे आके डिसीजन लीजिए कि भाई अब मेरी जरूरत क्या है, और मैंने जिंदगी में आज तक जो भी कुछ नहीं किया, क्या मैं उसको ट्राई कर सकता हूं। अल्टीमेटली अगर मेरा किसी भी चीज से पेट चलता है तो वो रिस्पेक्टेबल चीज मानी जाएगी और आपको ये
करना होगा। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे, अगर आप काम करने को तैयार नहीं है, आप अपने एसेट्स मोनेटाइज करने को तैयार नहीं है, और अगर आप सिर्फ इमोशनल और सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने को तैयार है, तो भाई फिर इस प्रॉब्लम से निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आपके बच्चे बहुत बढ़िया है, आपको मंथली इनकम वो सपोर्ट कर पा रहे हो, कुछ पैसा अगर आपको भेज पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे बहुत कम फॉर्चुनेट लोग होंगे जिनके बच्चे उनको मंथली इनकम भेज पा रहे होंगे, क्योंकि आजकल की जिंदगी में सैलरीज कम होते जा रही है, पहले समान सैलरीज नहीं बची है, स्ट्रगल बहुत है। जनरली देखा गया है कि एक लड़का जो 22-23 साल में इंजीनियरिंग कर ले या कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, उसको सेटल होते होते 30 से 32 साल लग जाता है। और वो जिन शहरों में काम करने के लिए जा रहा है, वो शहर भी इतने महंगे हैं कि वहां पर उसकी सैलरी पूरी नहीं पड़ती है। तो जब उसका खुद का खर्चा नहीं निकल रहा, जब उसके बीवी बच्चों का खर्चा नहीं निकल रहा, तो आपको क्या ही पैसा भेजेगा। और उसके इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो आपको पैसा नहीं भेज पा रहा, और आप समझते हैं इस बात को। तो फिर जब उसकी परिस्थिति से वो टैकल कर रहा है, तो आपकी परिस्थिति से आप टैकल कीजिए। आपने जो जिंदगी भर सेविंग कीजिए उसको मोनेटाइज कीजिए, मोनेटाइज करके उसको सही तरह से इन्वेस्ट कीजिए फिर से, ताकि आपकी जिंदगी सही तरह से निकल जाए और आपके बाद आपके बच्चों के लिए भी थोड़ा बहुत पैसा बच जाए। और खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे नालायक ही निकल रहे हैं, देखिए मैं फिर कड़वा बोल रहा हूं, मैं वीडियो में बिल्कुल आपको खुश करने के मूड में नहीं हूं। अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे नालायक ही निकल रहे हैं, तो फिर उनके लिए बचाना कोई भी लॉजिकल सॉल्यूशन नहीं बनता है, क्योंकि भाई फिर तो आपको ये पैसा अपने ऊपर खर्च करना ही चाहिए, अपनी तमन्नाएं पूरी करनी चाहिए, बढ़िया घूमिए फिरिए, यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, देख के आइए, जो जिंदगी भर नहीं किया वो कीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चे आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे और आपके बच्चे आपके साथ बिहेव भी अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर आप किसके लिए पैसा बचा रहे हैं। और मैं आपको एक और अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। मैं छोटा हूं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत केसेस देखे, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे सकता हूं। एक्सपीरियंस मेरे पास है उस चीज का, ओके, पर्सनल नहीं, लेकिन दूसरे की एक्सपीरियंस से मैं सीख चुका हूं। जब भी आप रिटायर हो जाए, तो जब तक आप मर नहीं जाते, जब तक आपकी स्पाउस मर नहीं जाते, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी, आपको कोई भी एसेट अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर मत कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम केसेस जहां पर माँ बाप को घर से बाहर निकाला गया है, ये वही केसेस है जब ऑलरेडी प्रॉपर्टी या पैसा बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अब आपकी कोई खास यूटिलिटी उनकी जिंदगी में बची नहीं है। तो आपको एक खास हिदायत दूंगा मैं, या खास मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई जब तक आप जिंदा हैं तब तक कोई भी पैसा बच्चों के नाम पर ट्रांसफर मत कीजिए। आपका बचाया हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ आपके काम का है, इस बात को समझिए, तो आप उसको ज्यादा अच्छा यूज कर सकते हैं। या तो आप अपने एसेट्स को मोनेटाइज कीजिए, शहर के बाहर थोड़ा सा मूव कीजिए। देखिए शहर के बाहर जहां पर आप घर ले रहे उसके सामने एक बढ़िया हॉस्पिटल हो, जहां पर सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, क्योंकि उस एज में आपको मेडिकल फैसिलिटी ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है एज कंपेयर टू एंजॉयमेंट फैसिलिटीज। तो अब मेडिकल फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा घर लीजिए, पैसा बैंक में रखिए, आपको मंथली इनकम जनरेट हो जाएगा। जब आप मर जाएंगे तो आपका पैसा आपके बच्चों को मिल जाएगा। और अगर आपको ये नहीं करना है, तो फिर 67-70 तक दोस्तों काम करने के लिए तैयार हो जाइए, प्रोवाइडेड आपको काम मिल रहा है। क्योंकि आज के स्किल सेट चेंज होते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको काम मिल जाए पर थोड़ा कम वैल्यू का काम मिले, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों ये दो सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, सोचिए। क्योंकि अब आप बोलेंगे भाई तुमने नया क्या बताया। मैं नया ये बताया कि लोग ने सोचने के लिए तैयार ही नहीं होते कि उनको अपनी प्रॉपर्टीज बेचनी चाहिए और खुद का फायदा करना चाहिए, खुद की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। बस यही एक नया थॉट है, बाकी कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं आपको। इसमें आपके पास प्रॉपर्टीज पहले भी थी, आपको उसको बेचना पहले भी चाहिए था, लेकिन ये जो मानसिक तैयारी है, जो थॉट दिमाग में भरना है कि भाई मेरा पैसा मेरे काम में आएगा, मेरे बच्चों के आए ना आए, मेरे काम जरूर आना चाहिए, मेरा ये जो हार्ड मास का शरीर है इसको जो मजा मिलना चाहिए वो मिलना ही चाहिए, इसकी जो जरूरतें पूरी करनी चाहिए। ये जो थॉट है दोस्तों, ये बहुत लोग दिमाग में नहीं डाल पाते, चिपक के बैठते, नहीं मैंने बहुत मुश्किल से घर बनाया था, मैंने बहुत दिलो जान से घर बनाया था, लेकिन आज वो घर भी पूरा पुराना हो चुका है, उसको मेंटेनेंस भी लगने वाला है, अब उस घर के खर्चे बढ़ने वाले हैं और मेरे पास इनकम नहीं है। तो इस बात को समझिए कि आपको नए घर में शिफ्ट होने की जरूरत है, सस्ते घर में शिफ्ट होने की जरूरत है, और जो पैसा बचेगा उससे अपना पेट पालने की जरूरत है। अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियो की जो आइडियाज है वो पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे पता है बहुत लोग गालियां देंगे, बहुत लोग बताएंगे कि भाई तुम बस ऐसी उड़ती हुई बातें करते हो, प्रैक्टिकल बात नहीं करते, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। मैंने बहुत लोगों को एडवाइस दिया और बहुत सारे लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करके
अच्छा खासा अपना लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है एंड दे आर नाउ हैप्पी। जब तक आप अपने साथ करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप इस आइडिया से नाखुश हैं तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके दोनों ही फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। और दोस्तों, आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स के कंसेप्ट के लिए या उनके फायदे के लिए जो भी कंसेप्ट मेरे दिमाग में आता है मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं। और हर कंसेप्ट भले आपके काम ना आए, पर एक आधा कंसेप्ट कहीं ऐसा क्लिक कर जाएगा जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद एक इंक्रीमेंटल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया, जरूर देखिएगा। बहुत लोगों को बहुत पसंद आया, मतलब आज तक का मेरा मोस्ट लाइक वीडियो अगर कोई है तो वो वीडियो है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा है और वीडियो के एंड में भी आपको दूंगा मैं। तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिएगा। उसमें आपको बताया जाएगा कि हर साल आपकी मंथली इनकम कैसे बढ़ती जाए और कैसे आप महंगाई को बीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।